Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. The topic we were discussing was replication of DNA. Right. Do you have any questions about that topic? Any questions at all? हम लोगों ने जेनेटिक्स 1 का कोर्स शुरू किया हुआ था. जेनेटिक्स 1 जो हमारा टेस्ट है इंशाल्लाह आई बिलीव 19 जून को उसका हमने कोर्स शुरू किया हुआ था. आप लोगों के सामने उसका कोर्स है कंप्लीट. लेफ्ट साइड पे पोर्शन है ये हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेलुलर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कर ली थी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए कर ली थी और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कर रहे थे. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की. टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, डीएनए म्यूटेशन और रिपेयर, ये पोर्शन आज शुरू करेंगे और कुछ ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे इंशाल्लाह. ये हमारा आज का काम है. लेकिन उससे पहले काइंडली इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, आस्क देम अवे. तो ऑफ कोर्स अभी रेप्लिकेशन खत्म हो चुकी हुई है. इसको अभी शुरू करूंगा मैं अगला टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन. तो फिर रेप्लिकेशन की बारी नहीं है. टाइम बहुत लिमिटेड सा है. रिवीजन का चांस नहीं मिलना इसमें. तो काइंडली अभी मुझे क्वेश्चन दे दें इसके ताकि इसको बुक एंड किया जाए. एनी क्वेश्चंस ऑल? जी वी हैव 96 पार्टिसिपेंट्स. अभी तो क्लास भी पूरी नहीं हुई माशाल्लाह. चलें जितने आप लोग हैं उन्हीं में बता दें. तो क्वेश्चन है तो जी क्वेश्चंस. आप लोगों के सामने बस ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ कि अगर कोई इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन याद आता है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं. उतनी देर में हमारे पास क्लास भी पूरी हो जाएगी और हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे. आज ना एक बड़ा मजे का टॉपिक है क्योंकि जब मैंने पहली दफा पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैं अच्छा इन अ सेंस के answered many of my queries about life, about death, about cancer, the concept of telomeres. So मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा क्लास तकरीबन हो जाए. चल we have crossed 105 mark. I'm gonna start. जी ये देखिए
sorry. Here we are. Differences between prokaryotic and eukaryotic replication. Just a second, please. मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद की है, बाकी ऑफ कोर्स आई एम हियर. आप लोगों को टीलोमर्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए एक चीज समझाने की जरूरत है. ये जो हमारे पास टीलोमर्स हैं, ये होते किन में, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में? जो यूकैरियोटिक है ना, इनका जो डीएनए होता है ये होता है लीनियर, जबकि ये जो प्रोकैरियोटिक है इनका डीएनए होता है सर्कुलर. एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, वो लूप नहीं होता जिस तरह, उस तरह कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है. उनका तो इशू नहीं होता जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक्स. प्रोकैरियोट्स हैं हमारे दुनिया के अंदर, उनका इशू नहीं होता कोई. लेकिन जो यूकैरियोटिक है ना, उनका थोड़ा सा इशू होता है. इशू क्या होता है कि उनका डीएनए है लीनियर. तो ऑफ कोर्स जो भी चीज लीनियर होती है उसके एंड्स होते हैं. जो भी चीज लीनियर होती है उसके एंड्स होते हैं. ये देखिए, सर्कुलर वालों का तो इशू नहीं है, लीनियर वालों का इशू है, इनके एंड्स हैं. अगर एंड्स हैं तो इसका ये मतलब है कि दोज एंड्स कैन बी डिग्रेडेड, दोज एंड्स कैन बी मैनिपुलेटेड. ठीक है ना. वैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक एप्लीकेशन में चंद फर्क है. आरएनए प्राइमर लेंथ का फर्क है, 50 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है. प्रोकैरियोट्स में 9 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है. यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज का फर्क है, 1 2 3 रोमन नंबर में ये है. प्रोकैरियोट्स के और जो यूकैरियोट्स के हैं वो डिफरेंट है. उनका अल्फा बीटा गामा इस तरह करते हैं डिनोट, सिग्मा एप्सिलॉन. ओरिजिन्स प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होते हैं, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं. और लास्टली हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. 1000 to 2000 है न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट्स और 200 न्यूक्लियोटाइड्स इन यूकैरियोट्स. यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है अभी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट और लैगिंग स्ट्रैंड में फर्क क्या है. लैगिंग स्ट्रैंड वो पूरा स्ट्रैंड है, यानी कि कंप्लीट स्ट्रैंड जो बनता है. एक होता है ना लीडिंग स्ट्रैंड, वो कंप्लीट स्ट्रैंड है. तो उस तरह लैगिंग स्ट्रैंड एक कंप्लीट स्ट्रैंड है, पूरी साइड का नाम. जबकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट उस छोटे से पोर्शन का नाम है जो एक प्राइमर से बनती है. एक प्राइमर लगता है, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है. डीएनए पॉलीमरेज काम करता है तो एक छोटा सा पोर्शन बनता है न्यू डीएनए का. ठीक है, उस छोटे से पोर्शन को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं. ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर प्राइमर इन्वॉल्व होता है. ठीक है, बाद में क्या होता है कि न्यूक्लियर एंजाइम आते हैं, वो इस प्राइमर को हटा देता है.
ठीक है, और यहाँ पे फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आके इसको फिल करता है। जब इसको फिल करता है तो हमारे पास एक स्ट्रैंड किसी शक्ल आ जाती है, आखिर में लाइगेज आता है, तो वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड निक रह जाते हैं उनको भी बंद कर देते हैं। मूविंग ऑन, टीलोमर, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि एंड के ऊपर एक कैप सी लगी हुई है। डीएनए के एंड के ऊपर एक कैप सी लगी हुई है, इनको हम प्रोटेक्टिव कैप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, शक्ल कुछ इस तरह की सी होती है इनकी, देखिए दिखाया हुआ है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा जी, 2 होते हैं, अगर एक को देखा जाए तो उनके एंड्स के ऊपर टीलोमर्स होते हैं हर एक के क्रोमोसोम के, और टीलोमर का ये है कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का, ये जीटी रिच सेगमेंट्स होते हैं, गुआनिन थायमिन रिच सेगमेंट्स होते हैं। कभी कभार ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, लेकिन टीलोमर्स वो हिस्सा है डीएनए का, डीएनए का वो पोर्शन है जो रेप्लिकेट नहीं हो पाता। ये इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर आके प्राइमर नहीं लग सकता। ठीक है, प्राइमर का एक साइज है ना कि प्राइमर आके उतनी जगह पे अटैच होगा, न्यूक्लियोटाइड बेस लेंथ है उसकी, इस तरह भी हमने पिछली स्लाइड में देखा 1000 to 2000 है प्रोकैरियोट्स में। ये इतना छोटा होता है कि इस पे आके ना प्राइमर नहीं लग सकता। तो होता क्या है कि ये हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिव कैप काम करते हैं, फिर ये अपने ऊपर ही ना लूप राउंड होते रहते हैं ताकि बाहर से कोई चीज आके इसको डिसइंटीग्रेट ना करे, क्योंकि ये वो एंड्स हैं जहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी चीज आके अटैच हो सकती है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। ठीक है, ये इतने कॉन्वोल्यूटेड, इतने कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि कोई भी चीज बाहर से आके अटैक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसको हम प्रोटेक्टिव कैप भी कह लेते हैं। ठीक हो गया। ये प्रोटेक्टिव कैप ना डिसइंटीग्रेट होती रहती है। अच्छा, बंदा पूछे डिसइंटीग्रेट कैसे होती रहती है प्रोटेक्टिव कैप? मैंने आपको बताया कि ये वो उतना सा रीजन है जो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, यहाँ पे आकर प्राइमर नहीं लग सकता। ठीक है ना, आखिर में उतना सा हिस्सा बच जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रिपीटिंग सेगमेंट्स है ये, जीटी रिच सेगमेंट्स है, भी आपको पीछे बताया। ठीक है, अब क्या हुआ, रेप्लिकेशन शुरू हुई, रेप्लिकेशन हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, आखिर में कुछ पोर्शन रह गया जिसपे प्राइमर आके अटैच नहीं हो सकता, तो क्या होगा, वहां पे उतना सा जो पोर्शन है डीएनए का वो जाया हो जाएगा। जाया हो जाएगा इन अ सेंस दैट कांट बी रेप्लिकेटेड। तो जो नया पोर्शन बना है डीएनए का, उसके अंदर उसका कोई अमल दखल नहीं है, वो जाया हो गया, वो गुम हो गया। नाउ एक और एप्लीकेशन हुई, उस एप्लीकेशन में भी ऐसा ही है, एक पोर्शन आखिर में ऐसा रह गया जिसके ऊपर जाके प्राइमर अटैच नहीं हो सकता, तो दोबारा वो पोर्शन उतना जाया हो गया। ये ना वो वाला पोर्शन नहीं है जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसपे पड़ी होती है, ये वो वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, इस पे क्लियर है कि आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जाया नहीं होती है कहीं से भी। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी जाया नहीं हो रही है, वो इंटैक्ट है। ये वो वाला पोर्शन होता है टीलोमर्स का जो आपकी बॉडी में आपके डीएनए के अंदर किसी जीन को कोड नहीं करता है, इसी वजह से इसको प्रोटेक्टिव कैप भी कहते हैं।
एक और रेप्लिकेशन हुई, आखिर में फिर कुछ ऐसा पोर्शन रह गया जिसको जाके प्राइमर अटैच नहीं हो सकता, तो जो नया डीएनए बना उसके अंदर वो फिर जाया हो गया। अच्छा, अब नहीं, ये जाया होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि डीएनए के पास मजीद अच्छा कोई पोर्शन नहीं रहता जिसमें ये अटैच हो सके। सॉरी, डीएनए के पास ऐसा कोई पोर्शन नहीं रहता जिसको हम टीलोमर्स कह सकें, जो टीलोमर्स की जीटी रिच सेगमेंट हो, ठीक है ना। पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या, आपके पास वो वाला पोर्शन जिसपे आपके जीन्स हैं, जो आपके जीन्स को कोड करता है, जिसके ऊपर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब ऐसा वक्त आता है कि टीलोमर्स खत्म हो जाते हैं, वो वक्त ऐसा है जहां पे सेल मजीद रेप्लिकेट होना बंद हो जाता है। The cell doesn't replicate anymore if the telomeres are gone. तो ये ना एक डायनामाइट की तरह, डायनामाइट के ऊपर वो उसका धागा सा नहीं होता, उसका फ्यूज जो होता है, फ्यूज कहते हैं उससे, वो जो ऊपर से धागा से जिसको आग लगाते हैं, वो जब खत्म हो जाता है तो सेल मजीद डिवाइड नहीं होता, मजीद डिवाइड नहीं होता तो सेल डाइज। अपटोसिस, जो प्रोग्राम सेल डेथ की हम बात करते हैं, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ दैट सेल डेथ। ओके, एप्लीकेशन है किसकी, इट कैन measure age. How? By telomere test could be used to estimate not only how fast someone is aging, but possibly how long they have left to live. Of course, आपके पास हर सेल का जो तरीकाकार है, हर सेल का जो इशू है कि उसने रेप्लिकेट होना है, तो जितनी दफा रेप्लिकेट हुआ है वो उसे पता चल जाएगा, डीएनए जितनी दफा रेप्लिकेट हुआ उससे पता चल जाएगा कि इस सेल की एज क्या है। और अगर हमें सेल की एज पता चल सकती है तो हम एक और चीज भी देख सकते हैं, हम उस एज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे इसको रोका जा सके। वैसे बॉडी के अंदर अपना एक मैकेनिज्म है, स्टेम सेल्स का नाम सुना? स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनमें भी प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हुई होती, ये वो वाले सेल्स हैं। कैंसर सेल्स, इन दो चीजों को देखें। एक से होल्ड कीजिएगा प्लीज। मैं जरा नेटवर्क चेंज करने लगा, बस उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही जाने देते हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो आज ठीक चल रहा है नेट, जरूर पंगा लेना उस। जस्ट अ सेकंड बस प्लीज। जी, ये स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स की भी एक क्वालिटी है कि इसमें ना ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। कैसे? स्टेम सेल्स में भी ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। इन दोनों के अंदर ना, स्टेम सेल्स के अंदर और कैंसर सेल्स के अंदर एक एंजाइम है, डीएनए टेलोमरेज, इट्स अ प्रोटीन। ये एक्सप्रेस होती है सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स के अंदर और कैंसर सेल्स के अंदर।
ये जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, ये जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं जो हम एवरीडे में यूज करते हैं, जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स हैं, जिस तरह हमारे हेपेटोसाइट्स हैं, रीनल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, एटसेट्रा, सारे जितने भी हैं हमारे, उनके अंदर टीलोमरेज एक्सप्रेस नहीं होता, उनमें टीलोमरेज एक्सप्रेस नहीं होता। टीलोमरेज का काम क्या है? ये देखें, ये अगर हमारे पास एक टीलोमर है, GT रिच सेगमेंट, ठीक है, तो टीलोमरेज क्या करता है? टीलोमरेज अपना एक आरएनए टेम्पलेट लेके आता है, एक एंजाइम उसके पास अपना एक आरएनए टेम्पलेट होता है, ये देखें, ठीक है, दैट स्टैंड्स द अनरेप्लिकेटेड एंड, जो एंड रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, मैंने आपको बताया, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखें, ये इतना सा था पहले, ये अब इतना एक्सटेंड हो गया, ठीक है, उसे एक्सटेंड करता जाता है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एक्सटेंड करता जाता है। और वो जो मैंने आपको बताया था ना कि टीलोमर्स का क्या मतलब होता है कि वो एक ऐसा पोर्शन होता है जो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, ये उसको एक्सटेंड कर देता है, तो वो इतना साइज में कर देता है कि वो रेप्लिकेट हो सके। तो इसी मराद है कि वो जो डायनामाइट का फ्यूज था ना, वो जो उसके ऊपर धागा सा लगा हुआ था, वो जो डायनामाइट का फ्यूज था, वो इतना एक्सटेंड हो गया कि वहां पे आके प्राइमर लग सके और एप्लीकेशन हो सके, यानी कि वो जो पॉप्टोसिस वाला इशू था वो खत्म हो गया। अगर वो पॉप्टोसिस वाला इशू खत्म हो गया तो आराम से लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ये आके पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा कि पहले, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, पहला काम है ये, दूसरा काम है, और उसके बाद वो आपका एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना के देगा, और सेल की डेथ कभी भी नहीं होगी। So the concept is of telomers and the enzyme is telomerase, जो किसमें एक्सप्रेस होता है? सोमैटिक सेल्स और कैंसर सेल्स, ठीक है। शायद देख लें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नबील बेटा, क्वेश्चन आपका जो है ना, ह्यूमंस यूकैरियोट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 है। हम फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका प्रोकैरियोट्स की ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के नंबर्स का, ये जिनके नाम है, इनका डिफरेंस है, अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं किसी भी किस्म का। तो इसमें इशू नहीं होता कि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की, लेकिन ह्यूमन यूकैरियोट्स में आते हैं और उनका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होता है। और टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज में आ जाए, ये ऑन्कोजेनेसिस में भी पढ़ा था, ये है कॉजेज ऑफ डीएनए डैमेज, किस किस वजह से हो सकती है? आयनाइजिंग रेडिएशन है, स्मोकिंग है, यूवी रेडिएशन है, एयर पोल्यूशन है, इन्फ्लेमेशन है, मेटाबॉलिज्म, यूवी लाइट, ये सब डीएनए डैमेज करती है। जब डीएनए डैमेज होती है तो उसमें म्यूटेशंस होती हैं, चेंजिंग होती हैं डीएनए कोड के अंदर, वो कैसी किस किस तरह की हो सकती है? एक तो ये डीएमाइनेशन हो सकती है,
दूसरी मिसमैच पेयर्स, मिसमैच बेसिस हो सकती हैं। डीएमाइनेशन में देखें यहाँ पे थायमिन लगना था, सॉरी थायमिन क्यों लगना था यहाँ पे, साइटोसिन लग रहा था यहाँ पे, आपकी बेस लग गई हुई यूरासिल, ठीक है, जो भी बेस है उसके अंदर से क्या होना था, साइटोसिन लग रहा था यहाँ पे, उसमें यूरासिल लग गया है, साइटोसिन की डीएमाइनेशन होती है, यूरासिल बनता है, तो डीएमाइनेशन की वजह से यहाँ पे एक इशू हो गया। सेकंडली ये मिसमैच बेस है, यहाँ पे एडेनिन के साथ गुआनिन लगी है सेकंड के अंदर ये, ठीक है, एडेनिन के साथ थायमिन लगनी थी लेकिन गुआनिन लग चुकी है। थर्ड टाइप की है ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ये देखें ये डीएनए का स्ट्रैंड इधर से भी ब्रेक हुआ हुआ। फोर्थ हमारे पास है इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक, देखें स्ट्रैंड आपस में जुड़ गए हुए हैं यहाँ पे। फिफ्थ हमारे पास आई थी पायरामिडिन डाइमर, ये देखें दो पायरामिडिन आपस में जुड़ गई है रादर देन कि वो दूसरी स्ट्रैंड की बेस के साथ बॉन्ड बनाए वो आपस में जुड़ गई। डीएमाइनेशन पहली म्यूटेशन, ये देखें यहाँ पे साइटोसिन लगनी थी लेकिन यूरासिल लगी हुई है। इसकी रिपेयर ऐसी होगी कि बेस एक्सीजन रिपेयर करनी पड़ेगी, सिर्फ बेस खराब है ना, तो ये बेस को पूरे न्यूक्लियोटाइड को नहीं, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को देखें ना, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर हमारे पास शुगर होती है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होती है, तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को चेंज करेंगे, ठीक है, पूरे न्यूक्लियोटाइड को नहीं। ये देख सकते हैं आप राइट साइड पे पेयर के अंदर, ये देखिए हमारे पास गुआनिन के साथ ये यूरासिल लग गई थी, ठीक है, यहाँ से ये नाइट्रोजनस बेस हटाई जाएगी, हटेगी और जगह खाली हो जाएगी, उसके ऊपर न्यू करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच किया जाएगा, ठीक हो गया। सिर्फ एक ही निकलती है, एक ही न्यूक्लियोटाइड निकलता है और एक ही अटैच होता है, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिसमैच रिपेयर, सॉरी मिसमैच बेस। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडेनिन के साथ थायमिन लगना चाहिए था, गुआनिन लगा हुआ है, इसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर करनी पड़ती है। इसमें देखें बेस एक्सचेंज रिपेयर के अंदर सिर्फ एक गया था न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर एक से ज्यादा जाए, इसमें क्या होगा, ये एक गलती भी पड़ी है तो ये पूरे का पूरा पोर्शन एक उतर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और उस पर न्यू रिप्लेसमेंट डीएनए आके लगेगा और आखिर में ये जो गैप है ये वाला, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम से बंद हो गई, ठीक है। डीएमाइनेशन हो तो बेस एक्सचेंज रिपेयर, ठीक है, और अगर मिसमैच बेस हो तो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी है बीईआर बेस एक्सचेंज रिपेयर, एनईआर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरलिंक्स, इंटरस्ट्रैंड लिंकेजेस म्यूटेशन में और डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। अगर ये लिंकेज हो जाए या ये ब्रेक हुआ हो तो इसकी रिपेयर होती है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर कहते हैं इसे, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। देखें ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक है या इंटर स्ट्रैंड लिंकेज है, ठीक है, दोनों के रिजल्ट में क्या होता है कि डीएनए अपनी ही प्रोसेसिंग करता है, इसे कहते हैं एंड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, और ये इस तरह के एंड्स बनाता है, ये देखिए ये इस तरह के एंड्स बनाता है,
ओब्लिक एंड, इस तरह के एंड जब बना लेगा ये, तो यहाँ पे एक ऐसे डीएनए को ढूंढेगा जिसके पास जितना पोर्शन खराब हुआ है उतने पोर्शन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे उसे ढूंढ लेगा, जो यहाँ पे पोर्शन मिसिंग है इस वक्त, यहाँ पे पोर्शन मिसिंग है इस वक्त, वो इस सेकंड डीएनए से लेगा, ठीक है, और अपना पोर्शन कुछ उसको दे देगा। ये देखिए कलर कोडेड है तो आपको समझ आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, सही। तो वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक का भी इशू खत्म हो गया, इंटर स्ट्रैंड लिंक का भी इशू खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने जैसा एक और ढूंढा, उसके साथ ढूंढ के उसने क्या किया, उसने ढूंढने के बाद उसे यूटिलाइज किया, उसका वो वाला पोर्शन ले लिया जिसके अंदर सेम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, और कुछ अपना पोर्शन उसको दिया, और अल्टीमेटली उसके पास ये ऐसा डीएनए बन गया जो एक क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है। ये काफी कॉमन है, पायरिमिडिन डाइमर, ठीक है। ये पायरिमिडिन आपस में डाइमर बना लेते हैं, ये ए भी बना सकते हैं कुछ कंडीशन में, ये देखें ये टी भी बना सकते हैं, थायमिन भी बना सकते हैं, आपस में डाइमर बना देते हैं रादर देन के ये इधर बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये पूरे का पूरा पोर्शन उतरता है, क्योंकि सही नहीं होता तो ये पूरे का पूरा पोर्शन उतर जाता है। जब ये पोर्शन उतर जाता है तो उसके बाद वहां पे न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक हो गया। तो भी आप लोगों ने देखा है डीएमाइनेशन में, आप लोगों ने देखा बेस एक्सियन रिमूवल, मिसमैच में आपने देखा न्यूक्लियोटाइड एक्सियन रिमूवल, इंटरस्ट्रैंड लिंक और स्ट्रैंड ब्रेक में, डबल स्ट्रैंड ब्रेक में आपने देखा रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, और ये रास्टी पायरिमिडिन डाइमर में आप ये देख रहे हैं, ठीक। So this is the course of your application. Structural basis of cellular information done, organization of DNA chromosome karyotyping done, replication of DNA में, replication in prokaryotes, replication in eukaryotes done, types of DNA damage done, DNA mutation and DNA repair done. Alright, this here is your resource. इस चैप्टर को, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ये चैप्टर 30 आपकी लिखन पार्ट है, 7th एडिशन। हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। इसमें हम स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन देखेंगे, स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन देखेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए देखेंगे जिसे हम प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए भी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे इन रिलेशन टू कैंसर। ट्रांसक्रिप्शन की थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, synthesis of RNA from DNA as a template. The genetic information flows from DNA to messenger RNA and then to the protein synthesizing machinery. ठीक है, सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था ना, DNA to RNA, RNA to protein. All eukaryotic cells have 5 major classes of RNA. So ribosomal RNA, ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सारे पढ़े हुए, टाइम नहीं लगाऊंगा मैं इतना ज्यादा, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे।
मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए। ये पहले तीन है, ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि ये ट्रांसलेशन करवाते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये इन्वॉल्व होता है मैसेंजर आरएनए के साथ इसकी ट्रिमिंग के लिए, और ये जो माइक्रो आरएनए है ये भी इन्वॉल्व होता है मैसेंजर आरएनए के साथ इसकी डिग्रेडेशन के लिए। यानी कि स्प्लाइसिंग और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो है स्मॉल न्यूक्लियर ये स्प्लाइसिंग के लिए यूज हो रहा है, और ये माइक्रो आरएनए जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। राइबोसोमल आरएनए की शक्ल क्या है, ये देखें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये देखें, 50s आरएनए, 23s आरएनए, 16s आरएनए, ठीक है, ये सारे आपके पास राइबोसोमल आरएनए हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, एक होता है 50s यूनिट, एक होता है 30s यूनिट। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है 70s यूनिट। अच्छा, नॉर्मली 50 + 30 क्या होता है, 80, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं 70। जब ये दोनों 50s सब यूनिट और 30s 70 बनता है। तो ये ना अरिथमेटिक यूनिट्स नहीं है, ये है स्वेडबर्ग यूनिट्स। स्वेडबर्ग यूनिट्स ये इसके वेट पे नहीं, इसके मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना कि 50 + 30 80 होते तो 70 क्यों दे, जैसा है वैसा ही आता है। यूकैरियोटिक के अंदर आप देख रहे हैं एक है 60s यूनिट, एक है 40s यूनिट, और ये दोनों मिला के बना देते हैं 80s यूनिट। यहाँ पे वो मतलब 60 + 40 100 हो जाते हैं, यहाँ पे 80 में ले रहे हैं। ये अरिथमेटिक यूनिट्स नहीं है, स्वेडबर्ग यूनिट्स। जो आपके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसके अंदर आप देख रहे हैं 5s आरएनए, 5.8s आरएनए, 28s आरएनए, 18s आरएनए, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर कौन कौन से आरएनए होते हैं। उसके अंदर आप लिखेंगे 5s आरएनए, 23s आरएनए, 16s आरएनए, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। सही। और अगर यही क्वेश्चन आपको यूकैरियोटिक का आ जाता तो उस पर आप लिखेंगे 5s आरएनए, 5.8s आरएनए, 28s आरएनए, 18s आरएनए। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन से। मैसेंजर आरएनए बनता है डायरेक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए से, ठीक है। ये देखें, इसका जो एक स्ट्रैंड है अगर उसको हम देख इससे कॉपी कर लें डीएनए से, दैट इज आवर मैसेंजर आरएनए, और वही आगे जाके प्रोटीन बनाता है। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास इस शेप का होता है, ठीक है, ये इसका अमीनो एसिड अटैचिंग एंड ठीक है, ये इसका कोडॉन एंड, ठीक है, इस एंड के ऊपर एंटीकोडॉन लगा होता है किसी भी अमीनो एसिड के। कोडॉन को ये डिटेक्ट करता है और वो मैसेंजर आरएनए को पकड़ के उसके ऊपर वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ये देखें, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये किस लिए यूज होता है, स्प्लाइसिंग के लिए। ये देखें, यानी कि ये डीएनए था, डीएनए से ये प्री मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, पहला ट्रांसक्रिप्ट है, इसे प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसमें एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं,
उस पे क्या लगेगा, स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसिंग होगी, ये जो इंट्रॉन का पोर्शन है ये उतर जाएगा। कैसे, ये इस तरह सा लूप सा बनेगा, उसके ऊपर ये देखिए स्मॉल न्यूक्लियर आर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स, इसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये बन जाते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स। ये इस इंट्रॉन को एक लूप की शक्ल में या लैंसेट की शक्ल में लेके आते हैं, लैरिएट की शक्ल में लेके आते हैं। और दोनों एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये जो इंट्रॉन है इसको निकाल बाहर करते हैं। ये देखिए, इसको निकाल बाहर किया। तो ये दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ऑलराइट, and it's done by small nuclear RNA in combination with some proteins, creating small nuclear ribonucleotide particles. Next हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो RNA. They are used in regulation of gene expression. ये देखिए मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से ही मैसेंजर आरएनए जीनों से प्राइमरी माइक्रो आरएनए बना, प्राइमरी माइक्रो आरएनए से प्रीकर्सर माइक्रो आरएनए, प्रीकर्सर माइक्रो आरएनए gets out of the nucleus into the cytoplasm and is transformed into mature microRNA. That mature microRNA, when synthesized, can get attached to a messenger RNA and degrade it. यानी कि अगर कोई ऐसा मैसेंजर आरएनए बन गया बॉडी के अंदर जो फॉल्टी है या जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, एक माइक्रो आरएनए डेवलप होगा डीएनए से, वो जाके उस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगा, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा डिग्रेडेशन ऑफ दैट आरएनए, मैसेंजर आरएनए. That is how the gene expression is regulated. जरूरत है इस आरएनए की तो प्रोटीन में चेंज होगा, जरूरत है आरएनए की तो प्रोटीन में चेंज होगा, जरूरत नहीं है उस आरएनए की तो प्रोटीन में चेंज नहीं होगा. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख लेते हैं, इजी हो जाएगा जरा हमारे लिए. Alright. Synthesis occur in 5 to 3 directions. ये similarity है. There are 3 stages: initiation, elongation, termination. इसको देखते हैं पहले. रूल नंबर 1 क्या था रेप्लिकेशन का? DNA is read from 3 prime to 5. ऐसा ही ना? रूल नंबर 2 क्या था उसका? New DNA is synthesized from 5 prime to 3 prime. Sorry. इसी रूल को हम अगर ट्रांसक्रिप्शन में लेके आए तो रूल नंबर 1 वही है,
डीएनए इज रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। रूल नंबर 2 में सिर्फ एक चीज चेंज है कि न्यू डीएनए नहीं, न्यू आरएनए is synthesized from 5 prime to 3 prime. So in reality rules remain the same. ठीक हो गया जी? So it's a similarity. Stages भी तीन है, initiation, elongation और termination. जिस तरह उसमें थी इसमें भी यही है. Differences देखें. DNA replication के अंदर हमें प्राइमर चाहिए था, इसमें प्राइमर नहीं चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन में हम यूज करेंगे यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, जहां पे डीएनए में ए होगा वो होगा रेसिप्रोकेट यू से. ठीक है. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड, जबकि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वर यूज्ड. ठीक है ना. Only a very small portion of genome is transcribed. जब रेप्लिकेशन होती है तो पूरे का पूरा जीनोम पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बात है तो only a small portion, the required portion, the required portion is transcribed. जो सी प्रोटीन चाहिए सिर्फ उसके हिस्से का जीनोम ट्रांसक्राइब होगा, बाकी नहीं. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस. एक किस्म सॉरी एक यूक्यू भी है, आराम से एसक्यू आ सकता है इसके अंदर. जिस तरह हमने रेप्लिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी थी, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. सबस्ट्रेट्स में हमारे पास आ जाता है एटीपी, टीटीपी, सीटीपी और यूटीपी. हमारे पास रेप्लिकेशन की क्या थे, याद है कुछ? डीएटी, डीजीटी, जीसीटी, एनजीटीटी. इसमें एटीपी है, जीटीपी है, सीटीपी और यूटीपी. टेम्पलेट्स, ये देखिए. अभी थोड़ी चीज समझनी है आप लोगों ने. ये हमारे पास डीएनए है, ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये हमारे पास इसका एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये उसका एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. आया जी. इनमें से ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है ना, इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसको क्यों टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को? इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए से कहेंगे कि हमारे पास रूल नंबर 1 था, वो क्या था? द डीएनए इज रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है ना. इस वजह से इस वाले स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. ये हमारा टेम्पलेट है जिससे हमारा मैसेंजर आरएनए बनेगा. ठीक है. इस उलीपुर वाले को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. इसकी एक वजह है क्योंकि ये हमें बेसिक कोड प्रोवाइड करता है. कैसे कोड प्रोवाइड करता है ये देखें. अगर मैं बेस वाइज जाना शुरू करूं तो the DNA is read from 3 prime to 5 prime. ठीक है. 3 prime to 5 prime रीड होगा और सिंथेसाइज होगा फ्रॉम 5 prime to 3 prime. सिंथेसाइज होगा 5 prime to
सॉरी सिंथेसाइज होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इस चीज को अगर साइड पे भी रखें तो हमारे पास जो अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो पी है इसकी जगह क्या आएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो क्या बनेगा, ए। ए की जगह क्या आएगा, यू, सी का जी। ठीक है, देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा। अगर इस स्ट्रैंड को इस स्ट्रैंड के साथ कोडिंग स्ट्रैंड के साथ, ये जो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है इसको कोडिंग स्ट्रैंड के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम है, other than the difference of thiamine and uracil, exactly same। ठीक है, that is why, that is the reason that this strand is called coding strand। ठीक है, जो हमारी डीएनए लाइब्रेरीज हैं, जो हमारी डीएनए लाइब्रेरीज हैं जिन्हें जीनोमिक लाइब्रेरीज भी कहा जाता है, ठीक है, उनमें ये वाला स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज रजिस्टर्ड। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड उसमें रजिस्टर होता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि इसी एक स्ट्रैंड से ही हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी पता चल जाता है, हमें आरएनए का भी पता चल जाता है, और आरएनए का पता चल गया तो हमें प्रोटीन का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड से हमें सब कुछ पता चलता है, जिसकी वजह से हम इसको डीएनए लाइब्रेरीज के अंदर सिर्फ ये वाला स्ट्रैंड रजिस्टर किया जाता है। ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड को देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट दी डिफरेंस इन थायमिन एंड यूरासिल, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डीएनए तो थायमिन है, आरएनए तो यूरासिल है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसको कॉपी किया जाता है। 3 to 5 प्राइम डीएनए रीड होता है, और 5 प्राइम to 3 प्राइम न्यू आरएनए सिंथेसाइज। नाम याद रखिएगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड आगे काफी दफा आएंगे। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इसके अंदर देख लें, एक ही मेजर एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट है, यूकैरियोट के अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, इसमें 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स हैं, similar but not identical beta subunits, beta and beta prime, and omega subunit and a sigma subunit। ठीक है, about 6 subunits हैं, 2 identical alpha subunits, similar but not identical beta subunits, 2 जमा 2 4, एक ओमेगा और एक सिग्मा, टोटल 6 सबयूनिट्स हैं इसकी। ठीक है, ये जो बीटा सबयूनिट्स है ना, इसके दे आर थॉट टू बी कैटालिटिक सबयूनिट्स, कैटालिटिक हेड्स हैं इस एंजाइम के। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में हम आ जाए तो 3 डिफरेंट कलर कह रहा हूं, डिफरेंट न्यूक्लियर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक में 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे, वो हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3।
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज जरूर याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, ना ही परेशान होना। मैं अभी आप लोगों को क्लियर करके बता रहा हूँ। जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, रेप्लिकेशन में, वो जब हम प्रोकैरियोट्स को देख रहे थे तो हमारे पास था डीएनए पोल 1, 2 और 3, ठीक है। और जब यूकैरियोट्स में देख रहे थे तो हमारे पास क्या था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम आरएनए पॉलीमरेज को देख रहे हैं इसमें, तो इसके प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आपने देखा है 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, ओमेगा सब यूनिट है और सिग्मा सब यूनिट। और इसके यूकैरियोट्स के अंदर आप यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अच्छा, अब इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इसी तरह याद रख लेना है कि एक क्रॉस ओवर सा एक बनता है, ठीक है, एक क्रॉस ओवर सा बनता है। डीएनए पॉलीमरेज के प्रोकैरियोटिक में ये 1, 2, 3 है, आरएनए पॉलीमरेज के यूकैरियोटिक में ये 1, 2, डीएनए पॉलीमरेज के यूकैरियोटिक में ये अल्फा बीटा है, आरएनए पॉलीमरेज के प्रोकैरियोटिक में ये अल्फा बीटा। सो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह का नॉमेनक्लेचर है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1 है, it is used for the synthesis of ribosomal RNA. 2 is used for the synthesis of messenger RNA and microRNA. 3 is used for the synthesis of transfer RNA. 5 as ribosomal RNA and small nuclear. ठीक है, ये इसका याद होने चाहिए कि हर पॉलीमरेज क्या क्या बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। Alright, steps in transcription: initiation, elongation, termination। 3 हेडिंग हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देखेंगे, उसकी शक्ल होती है कुछ इस तरह, लेकिन हम आज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। आज का टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, आस्क देम अवे। नहीं तो कल अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा, इंशाल्लाह मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लूंगा 5-10 मिनट के लिए, देन आई विल स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। Do you have any questions? All right, this is Dr. Harun Habib signing off. Allah Hafiz.